हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और एवं शक्तियां क्या क्या हैं। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का क्या क्या न्यायिक क्षेत्र है और क्या क्या उसके पास पावर है, मतलब उसकी जुडिशरी पावर उसके पास क्या क्या है। उन्हीं चीज़ों को विस्तार में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। उच्चतम न्यायालय की तरह ही बात करी जा रही है यहाँ पर उच्च न्यायालय की, लेकिन कंपैरिजन करके बताया जा रहा कि जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे ऊपर न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सा है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे कौन सा है, फिर अधीनस्थ न्यायालय है। तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट है उसकी शक्तियाँ और जो न्याय क्षेत्र हैं लगभग बहुत कुछ बराबर हैं। अब उनको देखते हैं कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियाँ दी गई हैं। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर स्टेट में कोई भी अपील करनी है तो वो सबसे ऊपर का न्यायालय माना जाता है। जैसे कि केंद्र में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। दोनों ही रक्षक होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अगर आर्टिकल 32 के थ्रू अगर वो ये चाहता है कि डायरेक्ट रिपोर्ट का मतलब डायरेक्ट उसमें अगर उसके जो अधिकार हैं उनका अगर हनन हो रहा है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका भी होती है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखते हैं संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किए गए। स्पष्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। इसे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है। ये कहा गया कि जैसा चल रहा था, मतलब जब आज़ाद हुआ देश उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो जैसा चल रहा था वैसे ही इसको आगे ले आया गया। इसमें केवल इतना कहा गया कि एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होंगी जो संविधान के लागू होने से तुरंत पूर्व थी, मतलब जैसी पहले चल रही थी वैसी ही ये चलती रहेंगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ और इसमें जोड़ी गई, वो क्या थी कि राजस्व मामलों पर विचार किया गया और राजस्व मामले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसको जोड़ा गया। तो किसकी बात करी जा रही है कि जो राजस्व मामले थे, रेवेन्यू के जो मैटर थे, उनको इसमें जोड़ा गया और इस पर इसका एक अधिकार न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था उसको बढ़ाया गया, जो संविधान के पूर्व काल में इसके पास नहीं था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हाईकोर्ट के पास ऐसा कौन सा पॉइंट नहीं था जो क्षेत्राधिकार इसके बाद में जोड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू मैटर्स का जो राइट था वो इसके पास पहले नहीं था, अब इसके पास है। संविधान में उच्च न्यायालय को कुछ शक्तियाँ मतलब जो शक्तियां दी गई उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त शक्तियां और अन्य उपबंधों के द्वारा, जैसे कि न्यायाधीश, पर्यवेक्षण की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई हैं। तो पर्यवेक्षण यानी कि सुपरवाइजर के रूप में भी ये काम करता है, एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। ये सारी शक्तियां इसको, ये पावर इसको दी गई हैं। इसके अलावा यह संसद और राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालयों की शक्तियों एवं न्यायिक क्षेत्र के परिवर्तन की शक्तियां देता है। ये खुद भी क्या शक्तियां देता है कि राज्य का जो विधानमंडल है और संसद है, इसकी शक्तियां और न्यायिक क्षेत्र को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखनी होती है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मूल ढांचा क्या था, मैंने सारा आपको, जब पॉलिटी मैंने शुरू में पढ़ाई थी तो जब मैंने आपको संघवाद बताया था, फेडरलिज्म, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा मैटर मैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से लेती हूँ। जो लोग मुझसे PDF के लिए जुड़ना चाहते हैं वो मुझे PK एजुकेशन कोर पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, आप हमें फेसबुक पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं। अब कौन कौन सी हैं देखते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है न्यायाधीश रिट क्षेत्राधिकार। रिट के बारे में मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील की जा सकती है। पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार
और अधीनस्थ क्षेत्राधिकार, न्यायालयों पर नियंत्रण, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं हाईकोर्ट उन पर क्या कर सकता है, उन पर नियंत्रण रख सकता है बहुत तरीकों में, अभी एक एक करके देखेंगे। अभिलेख न्यायालय, यहाँ के जो रिकॉर्ड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक तरीके के रिकॉर्ड के रूप में वो रखे जाते हैं और कहीं पर भी जब कोई उनके बारे में अगर कोई रेफरेंस लेना होता है तो उनको एज इट इज़ मान लिया जाता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा कर सकता है, अगर कोई फैसला खुद का मतलब पलटना चाहता है तो उसको भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके न्यायिक की समीक्षा कर सकता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या पॉइंट्स हैं और उच्च न्यायालय के वर्तमान क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। संवैधानिक उपबंध, एकत्व अभिलेख, संसद के अधिनियम, राज्य विधानमंडल के अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 ये भी इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या है। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो सीधे के सीधे उच्च न्यायालय में चले जाएंगे, वो अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जाएंगे। समझ में आई आपको बात की? मतलब कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है कि वो अधीनस्थ न्यायालय में पहले अपील करें फिर सुप्रीम कोर्ट के फिर हाई कोर्ट के पास आए। यहाँ पर क्या है, सीधे जा सकते हैं। अब इनको देखते हैं। उच्च न्यायालय के विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए होगी। मतलब कुछ मामले सीधे आएंगे ना कि अपील के जरिए। यह निम्नलिखित मामलों में है। अब कौन कौन सा है? आधिकारिकता का मामला, वसीयत हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना, ये सारे के सारे मैटर्स हैं। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, अगर कोई संसद के सदस्य हैं या फिर राज्य के जो विधानमंडल है, राज्य की जो लेजिस्लेचर है, अगर ऐसे कोई पॉइंट्स आते हैं, उनके सदस्य जो हैं उनके निर्वाचन को कोई विवाद उठता है तो इसमें अपील की जा सकती है, मतलब सीधे अपील की जा सकती है। अब देखिए, राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा अध्यादेश के संबंध में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर ये वाले मैटर्स राजस्व के मामले हैं तो क्या होगा, इनके लिए भी वो सीधे जा सकते हैं। जितने भी रेवेन्यू के मैटर होंगे वो भी सीधे जा सकते हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों के संबंध में, अगर किसी भी नागरिक का मूल अधिकार हनन होता है, या जो अधिकार मैंने आपको बताए थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अगर उनमें किसी भी तरीके का कोई कमी या हनन होता है तो क्या करता है, व्यक्ति जा सकता है, सीधे अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या उसकी व्याख्या है प्रॉपर, किस तरीके से उसकी व्याख्या है, इन सब के बारे में भी इसके पास अधिकार और इसके लिए सीधी अपील कर सकते हैं। अब देखते हैं उच्च न्यायालय के मामलों में 4 उच्च न्यायालयों की अगर बात करें, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार हैं। 1973 से पूर्व कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक न्यायिक क्षेत्र थे। इनका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह निरसन कर दिया गया। रिट क्षेत्राधिकार की अगर बात करें, संविधान का अनुच्छेद 226 जिसके थ्रू रिट जारी करी जा सकती है, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेक्षा रिट जारी कर सकता है। ये 5 तरीके की रिट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारी रिट्स के बारे में मैंने आपको पिछले जब वीडियो पढ़ाए थे, जब मैंने बताया था आपको पार्लियामेंट में पढ़ा रही थी, वहाँ पे कोई ये जब आया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो आप जाकर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। आप सीधे यूट्यूब पर चले जाइए, PK एजुकेशन कोड लिख देंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ से बहुत सारा मैटर। तो आप जाके इनको पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएंगे क्या क्या किस तरीके से रिट इनमें जारी करी जा सकती हैं। तो ये 5 तरीके की रिट हैं। किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ है एक सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तन। यदि न्यायाधीश जो है देने का कारण इसके अधिकार क्षेत्र, जो इसका क्षेत्राधिकार है या अधिकार क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है, तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्याय दे सकता है। तो बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है इसको लेकर, रिट क्षेत्राधिकार को लेकर। अब उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। अक्सर कर ये बात पूछी जाती है कि रिट जारी करने के मामले में आर्टिकल 32 या 226 मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, किसके पास ज़्यादा क्षेत्राधिकार है। तो अगर बात करें आर्टिकल 226 के अंतर्गत अनन्य ना होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अगर बात करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट की, तो अनुच्छेद 32 के तहत समवर्ती मतलब लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय का इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा विस्तार है, मतलब हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं या ज़्यादा क्षेत्र विस्तार है इन रिस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधी आदेश को जारी कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, केवल और केवल जो मूल अधिकार है उन्हीं के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। अर्थात इसका विस्तार ऐसे मामले में नहीं है जहां एक सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो। तो ये काम कौन कर सकता है, ये कर सकता है हाई कोर्ट, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकता है, मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। चंद्र कुमार मामले 1997 की अगर बात करें, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। इसका अर्थ है कि संविधान के संशोधन के जरिए भी इनमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इनके जो राइट्स हैं इनके पास रिट जारी करने के लिए, वो संविधान का मूल ढांचा है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब समझते हैं क्या है। अपील का मतलब है कि पहले अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मामला जाएगा, फिर उनके खिलाफ अगर कोई मामला डालना है तो फिर कहाँ जा सकता है, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। तो अपीलीय मामले की अगर बात करते हैं, इसमें 3 तरीके के मामले होते हैं, दीवानी हो गए, फौजदारी हो गए और रेवेन्यू से संबंधित हो गए। तो उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनवाई की जाती है। किसी ने अधीनस्थ न्यायालय में डाला और उसको लगा कि ये निर्णय जो आया है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। यहाँ दोनों तरह के सिविल एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील की जाती है। सिविल मामले के अंतर्गत अगर बात करें, लड़ाई झगड़ा हो गया या संपत्ति संबंधित कोई विवाद हो गया, इस तरीके के विवाद हैं। आपराधिक मामलों में क्रिमिनल्स जो मामले हैं उनके बारे में बात की जाती है। इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत है। अब देखते हैं क्या क्या विस्तृत है इसमें। दीवानी मामले की अगर बात करें तो जो दीवानी मामले हैं, दीवानी मामले में इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नानुसार है। इन्हीं को हम कहते हैं सिविल मैटर्स, सिविल मामले होते हैं ये। जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए कानून और दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है यदि परिमाण निर्धारित सीमा से अधिक है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इनको कहाँ लाया जा सकता है, इनको लाया जा सकता है सीधे हाई कोर्ट में। जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो, तथ्यों का नहीं। अगर कानून का कोई भी सवाल है तो कहाँ पहुँच जाएगा, हाई कोर्ट जा सकता है सीधा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों में न्यायालयीय अपील का प्रावधान है। जब उच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश मामले पर निर्णय देता है, उच्च न्यायालय के मूल या अपीली क्षेत्राधिकार के तहत अगर कोई निर्णय देता है, ऐसे मामले में निर्णय उसी न्यायालय की खंडपीठ में हो सकते हैं। प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने की जा सकती है। जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, मतलब कहीं होता नहीं है, कहीं पर उसका दूसरा, जैसे अब खंडपीठ की अगर बात करें, एक शहर में उसका मेन है और दूसरी जगह पर उसकी खंडपीठ है, तो ये क्या हो जाता है, उसके मामले वहाँ पर किए जा सकते हैं। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के विषयाधीन है। परिणाम स्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। अगर पंचायत के कोई मामले हैं, उन पर किसी भी तरीके का कोई विवाद है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। पहले उसे कहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपराधिक मामले में देखते हैं, आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय और इसके अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक की सज़ा सुनाई गई हो। कितने साल से, 7 साल से अधिक की सज़ा सुनाई गई हो। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के द्वारा दी गई सजाए मौत आमतौर पर मृत्युदंड के रूप में जाने वाला हो,
पर कार्यवाही से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। जो भी कार्यवाही है उससे पहले, ऐसा नहीं कि मृत्यु की सज़ा दे दी गई या फिर सजाए मौत दे दी गई, उस पर कोई पुष्टि या कार्यवाही करेगा ही नहीं हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। सजा पाने वाले व्यक्ति ने चाहे अपील की हो चाहे ना की हो, लेकिन अगर उसको ऐसी कोई सज़ा सुनाई गई है तो उस पर 100% इसका राइट बनता है कि इसका हाई कोर्ट का कि इस बारे में संज्ञान ले और देखिए कि ये जो निर्णय दिया गया है वो ठीक है या फिर नहीं है। अब देखते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की अगर बात करें, 1973 में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब देखते हैं पर्यवेक्षक के आधार पर, मतलब सुपरवाइजर के तौर पे किस तरीके से काम करता है। उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सभी न्यायालयों एवं सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे, सिवाय किसके, सैन्य न्यायालयों और अभिकरणों के अलावा, बाकी वो सब पर नजर रखे। मामले वहां से स्वयं अपने पास मंगवा सकता है। क्या कर सकता है, पर्यवेक्षक के रूप में उसको लग रहा है कि ये मामला मैटर पड़ा हुआ है, वो मंगवा सकता है अपने पास। सामान्य नियम तैयारी और जारी कर सकता है, कोई नियम बना सकता है और जारी भी कर सकता। उनका प्रयोग और कार्यवाही को नियमित करने के लिए भी प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा, सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। शेरिफ, क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि को भी तय और निश्चित कर सकता है। पर्यवेक्षण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, क्योंकि यह सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तरित होता है, चाहे वो उच्च न्यायालय में अपील के क्षेत्राधिकार में हो या फिर ना हो। इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल किया गया है। यह पुनर्व्याख्यित न्याय क्षेत्र है और स्वयं संज्ञान ले सकता है। किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक इसमें नहीं है, ये सारे काम खुद कर सकता है। उनका पर्यवेक्षण भी कर सकता है जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके लिए कोई नियम भी बना सकता है, निकाल सकता है, किस तरीके से उनमें काम करना है, इन चीज़ों को भी वो बता सकता है। तथापि यह शक्ति उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और अतिक्रमण के ऊपर असीमित क्षेत्राधिकार नहीं देती। ऐसा नहीं है कि जो अधीनस्थ न्यायालय उनका अतिक्रमण करने लगे, उन पर एकदम हावी हो जाए, ऐसा नहीं है। यह एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसका प्रयोग केवल कभी कभार और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, नैसर्गिक न्याय और घोर उल्लंघन, विधि की त्रुटि, उच्चतर न्यायालयों की विधि के प्रति असम्मान, अनुचित निष्कर्ष और प्रकट अन्याय तक सीमित होती है। देखिए क्या बताया गया इसमें, ये कहा जा रहा है कि बहुत कभी कभार ये आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जाके वो हमेशा इस तरीके के काम करेगा, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जो कोई विधि है, जो नियम है, उसके खिलाफ या उसमें कोई गलती हो गई तो उसके लिए कराया जाएगा, या फिर इसके क्षेत्राधिकार का कोई अतिक्रमण हो रहा हो, या फिर घोर उल्लंघन हो रहा हो किसी न्याय का, जो नैसर्गिक न्याय है, मतलब जो तौर तरीके से प्रॉपर न्याय होना चाहिए उस पर नहीं है, या फिर जो उच्चतम न्यायालय या जो संविधान में व्याख्या करी गई है उनके प्रति अगर असम्मान व्यक्त हो रहा है, कोई अलग किसी विधि का किसी दूसरे तरीके से कोई निष्कर्ष निकाला जा रहा है, तो ये सारे तब ये संज्ञान ले सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की अगर बात करें, अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारों जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियां भी रहती हैं। अब देखते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों से अलग में नियुक्ति के राज्यपाल से परामर्श लेता है। इनके लिए क्या करेगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श लेगा। यह राज्य की न्यायिक सेवा के तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति आदि के मामलों को भी देखता है। किसके अलावा, लेकिन फिर यहाँ पर बात करेगी जिला न्यायाधीशों के अलावा। यह अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी मामले को अपने पास मंगवा लेता है या वापस ले सकता है यदि उसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हों और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो, या तो इसे निपटा सकता है या फिर इसे अपने निर्णय के साथ अपने मामले में जो संबंधित न्याय है उस न्यायालय को लौटा सकता है अपनी व्याख्या करने के बाद। जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य हैं, उसी प्रकार इसके कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। सभी अधीनस्थ न्यायालय जो भी निर्णय देगा इसको मानना पड़ेगा। अभिलेख न्यायालय का सीधा सा अर्थ ये है कि जो भी रिकॉर्ड इसके पास हैं वो सारे रिकॉर्ड एक साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं।
उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन्हें कानूनी परंपराओं के संदर्भ में माना जा सकता है। कोई अधीनस्थ न्यायालय है और यहाँ से कोई अगर इन्फॉर्मेशन है उनके पास या कोई रिकॉर्ड है तो उनको एज इट इज़ मान लिया जाएगा, उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाए जाएंगे। इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का भी अधिकार है। न्यायालय की अवमानना का पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि अवमानना किस तरीके की है। हालांकि न्यायालय की अवहेलना का अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है कि एक न्यायालय के किसी भी निर्णय हो गया, कोई आदेश हो गया या न्यायाधीश अथवा अन्य प्रक्रिया को जानबूझकर पालन न करना, कोई आदेश दिया गया और उसको ना मानना। आपराधिक अवहेलना का मतलब है किसी मामले का प्रकाशन या किसी कार्यवाही न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित करना या कम करना। जो न्यायालय है उसकी शक्तियों को मतलब कम आंकना या फिर उनको उस पर धब्बा लगाना या किसी तरीके से उसे कलंकित करना या उनकी शक्तियों को कम आंकना या न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा इसमें हस्तक्षेप करना, किसी अन्य प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध उत्पन्न करना, किसी भी तरीके से जो न्यायिक सीमाएं हैं उनमें अवरोध करना, ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि निर्दोष प्रकाशन एवं कुछ मामलों का वितरण, न्यायिक कार्यवाही की सही रपट, उचित एवं वाजिब न्यायिक आलोचना, कार्यवाही, प्रतिक्रिया आदि न्यायालयों की अवहेलना नहीं है। अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए निर्णय, अपने स्वयं के आदेशों अथवा निर्णय की समीक्षा की और उसमें सुधार की शक्ति उसे प्राप्त है। खुद ही शक्ति प्राप्त है इस चीज़ की कि अगर उसे लगता है कि निर्णय गलत दिया गया है तो इसको ठीक कर सकता है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा इसे कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यवाही आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले जो अधिकारिकता में हैं तो उन्हें असंवैधानिक और असामान्य मतलब सामान्य शून्य घोषित कर सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं करेगी। यद्यपि न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट हैं। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जो भाग 3 में डिफाइन करे गए हैं। जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है यह उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है और संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करें 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति जो समीक्षा की शक्ति थी उसको कम किया गया था। किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई थी, लेकिन 43वें संविधान संशोधन 1977 में फिर से इसे मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं हाईकोर्ट को और क्या क्या उसके न्यायिक क्षेत्र हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।